नमस्कार। आज कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय के इस खास मुहिम में आज हमारे साथ शामिल होंगे कॉमर्स अड्डा की पूरी टीम, जो आज आप सबों से अपनी बातें रखेंगे, कॉमर्स के बारे में बताएंगे और अभी जीएसटी और अन्य मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तो हम मिलते हैं। सबसे पहले हमारे साथ बैठे हुए हैं, हमारे साथ हैं सौरभ सर जो कि कॉमर्स अड्डा के डायरेक्टर हैं, साथ में ईपीएस पढ़ाने वाले बिट्टू सर हैं, सन्नी सर हैं जो बीएसटी पढ़ाते हैं और पूरा मैनेजमेंट का जो काम देखते हैं वो रितेश सर हैं और अकाउंट्स जो पढ़ाते हैं वो राजेश सर हैं। तो सर हम सबों का स्वागत करते हैं केवी स्टूडियो में। सर हम सबसे पहले डायरेक्टर सर से जानेंगे कि कॉमर्स क्या है और इसमें किस तरह से आगे का स्कोप है। कॉमर्स में हम व्यावसायिक शिक्षा के बारे में पढ़ते हैं और इसके माध्यम से बच्चे के अंदर व्यवसाय की छोटी छोटी बारीकियों को समझाया जाता है कि आप भविष्य में किस प्रकार से सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे। आज यदि वर्तमान परिदृश्य में भी बात करें तो हमारी सरकार जो है, वर्तमान सरकार, वह हमेशा राष्ट्रीय मंच से हमें आह्वान करती है कि हमें सेल्फ डिपेंडेंट बनना है, आत्मनिर्भर बनना है। और कॉमर्स आपको इन चीज़ों के बारे में बहुत ही बारीकी से ज्ञान देता है। जहाँ तक इसमें स्कोप की बात है तो बच्चों में एक बहुत ही डर सा रहता है कि यदि आप कॉमर्स लेते हैं तो आप सिर्फ चार्टर अकाउंटेंट या इस तरीके के बड़े एग्ज़ाम के को ही इसमें दे सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कॉमर्स के माध्यम से आप पूरे बाज़ार में अपनी रोजी रोटी के बारे में सोच सकते हैं। यदि आप इसमें रुचि लेते हैं तो आप डायरेक्शन का कोर्स करके आप मैनेजिंग डायरेक्टर का काम कर सकते हैं, आप एक ऑडिटर का काम कर सकते हैं, आप यदि कंप्यूटर का ज्ञान रखते हैं तो आप उसके माध्यम से भी आप रोज़गार इसमें पा सकते हैं। या आप देखते हैं कि आज के समय में जो व्यवसाय के बारे में बताया जा रहा है कि आप व्यवसाय के माध्यम से लोगों को रोज़गार दें, तो आप ये रोज़गार तभी दे पाएंगे जब आप रोज़गार की गुण को सीख पाएंगे। तो कॉमर्स इसके बारे में आपको अच्छी जानकारी देता है। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम जानना चाहेंगे कि कॉमर्स से बच्चा किस तरह से आगे बढ़ सकता है ज़िंदगी में, इसके बारे में अगर बताएं, और कौन कौन सा विषय पढ़ना चाहिए बच्चों को कॉमर्स में। मैं आपको बता दूं, कॉमर्स का जो मुख्य विषय है पहले तो अकाउंटेंसी का है, जिसमें आपको गणित के बारे में पढ़ाया जाता है, जो भी आपका लेखा जोखा होता है उसके बारे में उसमें बताया जाता है। फिर कॉमर्स का एक बहुत ही हार्ड सब्जेक्ट आप कह सकते हैं अर्थशास्त्र, और इसी अर्थशास्त्र पे पूरा विश्व चलता है, पूरी कंट्री की इकोनॉमी चलती है। तो अर्थशास्त्र एक विषय आता है, एक बीएसटी बिजनेस स्टडी, जिसमें आपको बिजनेस के बारे में बताया जाता है, और ईपीएस एंटरप्रेन्योरशिप, जिसमें उद्यमशीलता के बारे में आपको बताया जाता है कि आप अच्छे उद्यमी कैसे बनेंगे। तो इन सारे विषयों का जब आप ज्ञान लेते हैं और जब इसको आप एक्नॉलेज करते हैं अपने अंदर, तो कहीं ना कहीं आप एक एक्सपर्ट बन जाते हैं और आने वाले समय में आप एक अच्छे उद्यमी बन सकते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप ईपीएस पढ़ाते हैं और कॉमर्स अड्डा एक बड़ा संस्थान है ईपीएस के लिए, एक अच्छी फैकल्टी है कॉमर्स अड्डा के पास। तो किस तरह से यहाँ से उद्यमियों को एक रोजगार पैदा करने की सृजनात्मक क्षमता होनी चाहिए। दरअसल ईपीएस यानी इंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बच्चों को ये चीज़ पढ़ाया जाता है और समझाया जाता है कि आप किसी भी व्यवसाय को किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं, यानी व्यवसाय का चुनाव कैसे करना है, ठीक है, उसके बाद किस एटमॉस्फेयर में किस तरीके से हमें व्यवसाय का चुनाव करके उसे आगे बढ़ाना है, ठीक है। तो इंटरप्रेन्योरशिप में यही सारी चीज़ों को सिखाया जाता है कि अगर हम व्यवसाय कर रहे हैं तो हमें किस तरीके से जोखिम लेना है, जोखिम से कैसे बचना है, मार्केट को किस तरीके से स्टडी करना है, हमारे सामने हमारी जो समस्याएं होगी बिजनेस में, उन सारी समस्याओं को भी समझते हुए हम कम हानि में अधिक प्रॉफिट कैसे अर्न कर सकते हैं, इन तमाम बिंदुओं के बारे में ईपीएस में पढ़ा जाता है। और पढ़ने के बाद हम ये चीज़ समझ लेते हैं कि एक अच्छे बिजनेसमैन बनने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों को समझना चाहिए, आना चाहिए, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को समझने और पढ़ने के बाद कोई भी बच्चा या कोई भी व्यक्ति कोई छोटा मोटा, मतलब बिजनेस स्टार्ट तो छोटा मोटा ही करना पड़ता है, या छोटा मोटा या बिजनेस को अपना स्टार्ट करके उसे बड़े स्तर तक ले जाया जा सकता है। सर सौरभ सर से हम जानना चाहेंगे कि सर आपने कॉमर्स अड्डा की नींव क्या सोच कर रखी है। मैं पहले किसी अन्य संस्थान में पढ़ाता था, मैं नाम तो नहीं लूँगा क्योंकि बहुत इज्जत करता हूँ मैं उनके, और हमारे सारे मेंबर्स कहीं ना कहीं हमसे जुड़े हुए हैं। और कॉमर्स अड्डा की जो नींव रखी गई है वो
एक सामाजिकता को ध्यान में रख करके रखे, क्योंकि हमने सर्व शिक्षा अभियान जो सरकार की भी पॉलिसी है और कहीं ना कहीं मैं उससे इंस्पायर हूँ कि शिक्षा जो है सो सबों तक पहुँचनी चाहिए। और आज जहाँ आप व्यावसायिक शिक्षा की बात करते हैं तो व्यावसायिक शिक्षा आज भी हमारे देश में काफ़ी महंगी है और ऐसा कहा जाता है कि जो अच्छे पैसे वाले होते हैं वही व्यावसायिक शिक्षा को ग्रहण करते हैं। तो हमने सोचा कि जो हमने पढ़ा है, जो हमने सीखा है अपने स्टूडेंट कैरियर में, तो हम एक मिनिमम फीस पे जो है सो कॉमर्स अड्डा की नींव रखेंगे और सारे जो हम यूथ हैं जो कि अंडर 25 अंडर 26 हम लोग वर्किंग फैकल्टीज़ हैं, हम सब मिल करके अपने समाज के बच्चों के लिए, गरीब मेधावी छात्रों के लिए काम करेंगे और जिसमें नो प्रॉफिट नो लॉस पे हम लोग काम करते हैं। इसके पीछे का इंस्पायरेशन बस सोशल वर्किंग है और किसी तरीके से हम अपने जीवन को इसमें सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ सर। हम सन्नी सर से जानना चाहेंगे, सर आप बीएसटी पढ़ाते हैं, सबसे पहले तो जानेंगे कि ये विषय है क्या, बीएसटी में बच्चों को पढ़ना क्या है। दूसरी बात हम जानेंगे कि बीएसटी किस तरह से बच्चों को रुचि पैदा करती है, ये हम जानना चाहेंगे आपसे। तो देखिए मेनली इसमें क्या है कि बीएसटी जो इसका फुल फॉर्म है वो बिजनेस स्टडीज है, यानी इसमें मेनली बिजनेस से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो बच्चों को बताया जाता है कि अगर इन फ्यूचर आप कोई भी बिजनेस से रिलेटेड कोर्स करने जाते हो, बीबीए करने जाते हो, एमबीए करने जाते हो, तो वहाँ पे आपको ये चीज़ पढ़ना पड़ता है, क्योंकि आप जो चैप्टर यहाँ पे पढ़ रहे हो, सपोज बीएसटी का ही एक चैप्टर है मैनेजमेंट, एंड मैनेजमेंट के कुछ फंक्शंस हैं जिसमें प्लानिंग या ऑर्गेनाइजिंग ये सारे फंक्शंस आते हैं उसके, तो उस फंक्शंस पे जो चैप्टर यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो आगे चल करके उन एक फंक्शन पे यानी एक चैप्टर का पूरा एक बुक बना हुआ है। तो आप अभी अगर बेसिक नॉलेज लेते हो तो वो बेसिक नॉलेज आपको इन फ्यूचर मैनेजमेंट में यानी एमबीए करने में, बीबीए करने में या टूरिस्ट एंड ट्रेवल मैनेजमेंट करने जाते हो तो वहाँ आपको काम देगा। यानी मैनेजमेंट से रिलेटेड जितने भी कोर्स हैं उन सब जगह पे आपको बीएसटी काम देगा। ठीक, तो अब मेन बात आता है कि बच्चे बीएसटी पढ़ना क्यों नहीं चाहते हैं। तो ये क्योंकि वो समझते हैं कि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, चलो ऐसे ही निकल जाएगा। तो बेगूसराय में कुछ स्कूल्स हैं जो नॉन अटेंडिंग करवा के रखते हैं, या अटेंडिंग स्कूल भी हैं तो वो बीएसटी के टीचर नहीं रखे हुए हैं या बीएसटी पे ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि वो भी समझते हैं कि ये इसमें कोई जान नहीं है। बट क्या है कि आपको पता नहीं है, हम लोग यहाँ बेगूसराय में रह रहे हैं या बिहार में, इसका क्रेज नहीं है। बट अब बिहार से बाहर जाओ तो इन सारी चीज़ों का, कॉमर्स का बहुत ज़्यादा क्रेज है। तो यहाँ पे होना चाहिए कि इसके बारे में बताया जाना चाहिए। यानी आप अगर बीएसटी पढ़ रहे हो, ठीक, तो एक स्कूल है बीआरडीएवी आपकी हो गई, जहाँ पे अटेंडिंग होती है तो बीएसटी पे फोकस किया जाता है। बीएसटी सब्जेक्ट के लिए स्पेशल टीचर हैं जो कि सीबीएसई में केस स्टडी जाती है, उनको डीलिंग करती है। तो वो बच्चे तो चलो स्कूल में पढ़ लेते हैं, उनका कंप्लीट हो गया, लेकिन अदर जो सीबीएसई मीडियम के स्कूल्स हैं वहाँ ना टीचर है ना बीएसटी की पढ़ाई होती है। तो वो कुछ ऐसे ही बच्चे हैं जो बाहर में बीएसटी के लिए टीचर ढूंढते रहते हैं, और मार्केट में अब भी बीएसटी से रिलेटेड टीचर्स भी नहीं है ज़्यादा, क्योंकि इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया है। हाँ, बट ये भी एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो मैंने आता है बच्चे को समझाया कैसे जाएगा ये, तो बच्चे को समझाने के लिए हम लोग, जैसे मैं पढ़ाता हूँ तो मैं सिंपल सा उनके डे टू डे बेसिस में जो भी घटनाएं होती है, एग्जांपल्स आते हैं, वो एग्जांपल लेकर के उनको समझाता हूँ। इससे क्या होता है कि उसके अंदर भी एक अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी जनरेट होती है, क्योंकि आपके साथ जो हो रहा है और वो एग्जाम्पल के तौर पे आपके सामने लाया जाए तो वो आप ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हो। सर बहुत अच्छी तरीके से आपने हमें बताई कि बीएसटी है क्या। सर हम सौरभ सर से जानना चाहेंगे कि आप सर कॉमर्स अड्डा के डायरेक्टर हैं, और जहाँ तक है कि आप न्यूनतम फीस लेते हैं पूरे ज़िले में, तो आप किस तरह से मैनेज कर पाते हैं इस चीज़ को? इतने न्यूनतम फीस में मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमारे और फैकल्टीज हमारे साथ जुड़े हुए, लेकिन एक अच्छी सोच है कि हमें अपने समाज को कुछ पॉजिटिव तरीके से आगे मोटिवेट भी करना है। हमारे जो बच्चे 11th-12th में आते हैं मैं यदि सच्चे दिल से बोलूँ तो न्यूनतम फीस लेने का जो हम लोगों ने सोचा उसका 2 वजह है। पहला कि व्यावसायिक शिक्षा आज भी हमारे समाज में एक महंगी शिक्षा मानी जाती है। बहुत सारे पेरेंट्स या बहुत सारे बच्चे व्यावसायिक शिक्षा की तरफ नहीं जा पाते, क्योंकि उनको लगता है कि बहुत ही महंगी शिक्षा है, इसमें जाने के बाद हमें काफ़ी पैसे खर्च करने पड़ेंगे। और व्यावसायिक शिक्षा का जो नींव क्लास 11th और 12th से ही रखा जाता है, और फिर इसके आधार पर वो आगे यूनिवर्सिटीज़ में और प्रोफेशनल कोर्सेज में जाते हैं।
तो यदि यहाँ पे उनको कम फीस मैं लूँगा तो फिर वो भी मोटिवेट होंगे और बहुत ही न्यूनतम फीस पे वो क्लास ज्वाइन करेंगे और अपने आधार को मजबूत कर वो अपने टैलेंट के बेसिस पे वो स्कॉलरशिप वगैरह लेकर के फिर वो आगे की पढ़ाई जारी रख सकते हैं। तो मैनेज करना तो मुश्किल हो ही जाता है, लेकिन हमारे सारे फैकल्टीज़ यूथ हैं और हम सब अपने डिमांड को कम करके, अपने डिमांड को रोक करके बच्चों की डिमांड को पूरा करते हैं और यही हमारी पॉलिसी है और यही कॉमर्स अड्डा इसी के आधार पे काम कर रहा है। सर, जैसा कि आपने कहा कि अभी बच्चों में क्रेज़ नहीं है कॉमर्स पढ़ने का, तो ये क्यों नहीं है? बच्चे में अगर कह लें कि साइंस के प्रति गार्जियन भी चाहते हैं कि हमारा लड़का साइंस पढ़े, लेकिन कॉमर्स के प्रति उतनी रुचि नहीं है। दूसरी बात है कि अगर कहें तो अभी 10th के बाद हम लोग कहते हैं कि कॉमर्स शुरू होता है, क्योंकि हम 9-10 तक सभी विषय पढ़ते हैं, उसके बाद कॉमर्स शुरू होता है। इसको आप कैसे देखते हैं? जैसे कि आपने कहा कि बच्चों में ये रुचि नहीं पैदा हो पाती है, इसका दो वजह है। पहला तो हमारी सरकार ने भी व्यावसायिक शिक्षा को इग्नोर किया। आप देख सकते हैं कि सिर्फ ICSE बोर्ड ने अंडर 10 में व्यावसायिक शिक्षा को अडॉप्ट किया हुआ है और स्टेट सरकार की बात करें या राष्ट्र के सरकार की बात करें, नेशनल एजुकेशन की बात करें, सभी ने व्यावसायिक शिक्षा को इग्नोर किया। अगर बचपन से ही क्लास 6-7 से ही उनको व्यावसायिक शिक्षा के बारे में बताया जाए कि जिस तरीके से विज्ञान संकाय में आप साइंटिस्ट वगैरह बनते हैं या आपके लिए जो मार्केट में स्कोप है, आप उसमें एक जॉब होल्डर्स बनते हैं, कला संकाय के माध्यम से आप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ जाते हैं। तो यदि आपकी रुचि बिजनेस करने में है, यदि आप अपना खुद का कुछ बिजनेस करना चाहते हैं, एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, तो आप कॉमर्स संकाय की तरफ जाएंगे और उसमें छोटी छोटी जो बारीकियां हैं उनको समझेंगे और आप इसमें आगे बढ़ेंगे। और दूसरी बात मैं अपने ज़िले की करता हूँ। आप यहाँ पे 173 कॉलेजेस महाविद्यालय यहाँ पे संचालित होते हैं, जिसमें से मात्र 13 ही ऐसे एफिलिएटेड कॉलेज हैं जिसमें हमारे कॉमर्स की पढ़ाई होती है। तो आप यहीं से समझ सकते हैं कि कितना बड़ा यहाँ पे एक चक्रव्यूह चल रहा है, एक घोटाला यहाँ पे चल रहा है। और इस तरीके से पेरेंट्स को कहीं ना कहीं लगता है कि बच्चों का इसमें भविष्य ही नहीं है, लेकिन यदि उनको समझाया जाए कि आप डे टू डे लाइफ में जो काम कर रहे हैं वो सारा कॉमर्शियल वर्क है और इस कॉमर्शियल वर्क को जब आप देखेंगे तो जो करने वाला होता है वो कॉमर्स के बैकग्राउंड से होता है और उसी के किए गए कार्य की, उसी के फैसिलिटीज़ को आप लेते हैं। लेकिन आप अपने बच्चों को इसमें इनसिक्योर देखते हैं, जो कि पूर्णतः अवधारणा गलत है। पेरेंट्स को मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि आप कॉमर्स संकाय में अपने बच्चों को अभिरुचि जागरण करें। एक अच्छे उद्यमी की हमारे देश को ज़रूरत है। यदि हम सब सिर्फ ये सोच करके आगे बढ़ेंगे, जैसे डॉक्टर कलाम साहब की एक कोट थी कि बचपन से ही हमारी सोच होती है कि हम नौकरी करें, तो जब आपकी सोच ही एक नौकर बनने की है तो आप मालिक बनने की हैसियत कभी रख ही नहीं सकते। तो एक मालिक बनने का हैसियत आपको कॉमर्स संकाय ही देता है। अगर कहें तो आपने क्यों कॉमर्स लिया था? आपके गार्जियन क्यों बोले कि कॉमर्स लो? जहाँ तक हमारी बात है तो हमारे पेरेंट्स ने कभी दबाव ही नहीं दिया कि आपको किस क्षेत्र में जाना है, क्योंकि स्टार्टिंग से ही मैं इंडिपेंडेंट बनना चाहता हूँ। मैं अपने स्वतंत्र बातें लोगों को रखना चाहता हूँ और यदि मैं जॉब प्रोफेशन में जाता हूँ तो हमारे अंदर जो स्किल है, जो लोगों से बातें करना, अपनी बातों को समझाना, हमने जो सीखा है उसे आगे समाज को देना, ये चीज़ मैं नहीं कर पाता। मैं एक बंद कमरे में एक छोटे से AC भरे रूम में मैं अपने कार्य को करता और अपने घर जाता हूँ, मैं समाज को कुछ दे नहीं पाता। तो कहीं ना कहीं एक सामाजिक कार्य जो बचपन से ही मुझे करना था, तो मैंने सोचा कि एक टीचिंग प्रोफेशन जो आज इतना व्यावसायिक हो चुका है, एक नज़रिए से देखें, जिसमें आज भी हम देखें कि हमारे बिहार में 41% लिटरेसी रेट है, 61% इलिटरेट आज भी हमारे बिहार स्टेट के पीपल्स हैं। तो अगर हम कुछ कर सकते हैं अपने समाज के लिए तो शिक्षा के माध्यम से ही क्यों ना करें, ताकि ये एक छोटा सा पौधा ही हम लोग लगा सकते हो जो आगे चल के एक फलदार वृक्ष बनेगा और सबों को ये पोषित करेगा। सर, रितेश सर से हम जानना चाहेंगे कि आप सर मैनेजमेंट देख रहे हैं वर्तमान समय में कॉमर्स अड्डा में। यस सर। तो गार्जियन के साथ वार्तालाप करने में कितना कठिन होता है कॉमर्स के बारे में? गार्जियन के साथ वार्तालाप करने में कठिन तो होता है। जो बहुत सारे ऐसे गार्जियन आते हैं जो एडुकेटेड होते हैं और बहुत सारे ऐसे गार्जियन आते हैं जो अनएडुकेटेड होते हैं। तो जो अनएडुकेटेड होते हैं हमको उसको क्लियरली समझाना पड़ता है क्या क्या प्रोसेस है हमारे कोचिंग पे, मतलब जिस तरह क्या क्या सुविधा है, कैसा फ़ी है, क्या क्या मतलब लाइफ स्टाइल है मतलब कोचिंग का। जैसे वीकली टेस्ट होता है, नहीं आने पर कॉल किया जाता है, मैसेज किया जाता है, हर एक चीज़ का मतलब रीज़न पूछा जाता है, बच्चा स्टूडेंट क्यों नहीं आया क्लास करने के लिए। यही सब जितना होता है सब पेरेंट्स को बताया, इन्फॉर्म किया जाता है।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। राजेश सर, आप अकाउंट्स पढ़ाते हैं। यस। ये एक कठिन विषय है, कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा कठिन विषय है अकाउंट्स। तो आप अकाउंट्स में ऐसी क्या चीज़ बताना चाहते हैं कि बच्चा उसमें बहुत ज़्यादा रुचि ले? सर देखिए, ऐसे तो देखा जाए तो अकाउंट्स को कठिन माना जाता है, जैसे कि ऐसे कॉमर्स सेक्टर में अकाउंट को कठिन माना जाता है, और इधर हम लोग जो साइंस है उधर हम लोग मैथ्स को बहुत ज़्यादा कठिन मानते हैं। और सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि अगर कॉमर्स में अगर बच्चे पढ़ते हैं तो अकाउंट्स ही पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी अकाउंट जैसे बहुत अधिकतर बच्चों का कमज़ोर रह जाता है। लेकिन मैं अपने तरफ से कोशिश करता हूँ, अपने एक्सपीरियंस के तौर पे कोशिश करता हूँ कि उनको जितना ज़्यादा बेहतर हो और जितना ज़्यादा आसानी से और अभिरुचि के साथ उनको बताया जाए, और उतना ही ज़्यादा मैं मतलब कोशिश करता हूँ कि बहुत अच्छे से समझ सके बच्चे। बहुत धन्यवाद राजेश सर। सौरभ सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि वर्तमान समय में अगर कह लें तो भारत जिस धरल्ले पे जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ी है वर्तमान समय में, जीएसटी भी बहुत ज़्यादा लग रहा है भारत में, और जीडीपी गिरी है। तो इसकी क्या वजह है? आप इकोनॉमिक्स भी पढ़ाते हैं कॉमर्स अड्डा में, तो इसकी क्या वजह है? इसमें आप पूर्णतः सरकार को दोष नहीं दे सकते कि जीडीपी इतना ज़्यादा डिक्लाइन हो गया है, इतना ज़्यादा नेगेटिव में चला गया है, क्योंकि इनफैक्ट देखें तो पूरे विश्व में अभी जीडीपी का जो ग्रोथ रेट है बहुत ही नीचे हुआ है। और हमारे देश में इतना इस वजह से नीचे गया है क्योंकि बेरोज़गारी तो पहले ही चरम सीमा पर थी, और जब से लॉकडाउन लगा है तो जो डिमांड और सप्लाई यानी मांग और पूर्ति का जो चक्र है वो पूरी तरीके से तबाह हो गया है। हम लोग बाज़ार जा नहीं पा रहे हैं, बाज़ार में व्यवसाय हो नहीं पा रहा है, बाज़ार से मांग फैक्ट्रियों को जा नहीं पा रही है, इसलिए वो हमें पूर्ति नहीं दे पा रही हैं। और चूंकि फैक्ट्रियां बंद हैं तो फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स को भी बाहर कर दिया गया, या कहीं ना कहीं उनको घर पे अभी रहना पड़ रहा है, तो उनका जो भी एक्सपेंस है वो भी नहीं खर्च हो पा रहा है, और घर में जो भी हमारे पैसे हैं वो भी पड़े रह जाते। तो कहीं ना कहीं आप मार्केट में मनी की लिक्विडिटी का अभाव इसे कह सकते हैं। और उम्मीद किया जा सकता है कि जब हमारा बाज़ार खुलेगा, जब मांग और पूर्ति का फिर ये चक्र चलेगा और कंपनियां खुलेंगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा, तो हम बहुत ही तेज़ी के साथ, क्योंकि हमारी जनसंख्या काफ़ी अधिक है, हम लोग हाईली पॉपुलेटेड कंट्री हैं, यूथ पॉपुलेटेड कंट्री हैं, और इसका फ़ायदा हमेशा से भारत की इकोनॉमी को मिला है। और हम सब मिल करके, चूँकि ये किसी एक व्यक्ति की समस्या नहीं है, हमारे पूरे देश की समस्या है, अर्थव्यवस्था को फिर से खड़ा करना, मजबूती के साथ आगे बढ़ाना। तो यदि मैं इकोनॉमिक्स का शिक्षक हूँ, मैं देखता हूँ कि ये सिर्फ आप सरकार को इस पर ब्लेम नहीं कर सकते कि सरकार की नीति के कारण ऐसा हुआ है, चूँकि एक पैंडेमिक था, इसमें सबकी सुरक्षा जरूरी था, और ये कड़ा फैसला लिया गया था, लेकिन हम सबों के लिए लिया गया था। तो हम सब की जिम्मेवारी होगी, जब पूर्णतः से बाज़ार खोला जाएगा तो हम लोग फिर से कोशिश करेंगे कि मांग और पूर्ति का चक्र आगे बढ़े। बहुत धन्यवाद सर। सौरभ सर ने बताया कि अभी बेरोजगारी बढ़ी है, तो आप ईपीएस पढ़ाते हैं, इसमें किस तरह से अभी रोजगार का सृजन हो सकता है? जैसा कि हम ईपीएस पढ़ाते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें को बड़ी गौर से हम लोग देखते हैं और समझते हैं कि रोज़गार को किस तरीके से सृजन किया जा सकता है। जैसे कि अभी इस समय इस लॉकडाउन में लगभग 12 करोड़ नौकरियां चली गई थी, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे मजदूर वर्कर अपने घर वापस आ गए, ठीक है। तो जैसा कि हम कृषि प्रधान देश है, हमारा देश क्या है, कृषि प्रधान देश है। तो इस लॉकडाउन में जैसे कि अभी 5 महीने 6 महीने से लॉकडाउन है और हम लोग अपने घर पे आ चुके हैं, ठीक है। तो इस समय अगर हम कृषि करना चाहे, खेती करना चाहे, तो अपने छोटे से जगह पे, ठीक है, ऐसे मतलब सब्जियां फल उगा सकते हैं जिसको मतलब कम समय देकर भी हम उससे अच्छे ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। जैसे आप मिर्ची का पौधा लगा सकते हैं, सब्जी का मखाना का खेती आप कर सकते हैं, जिससे कि हमारी जो बेरोजगारी है वो दूर हो सकती है। तो ये है कि हम कम समय में किस तरीके से उस व्यवसाय से अर्निंग आप कर सकते हैं घर बैठे ही। तो ये सारी चीज़ जो है हमें एंटरप्रेन्योरशिप में क्या किया जाता है, पढ़ाया जाता है, ये सिखाया जाता है। सर बात करें अभी तो कौन कौन सी फैक्टर है जब रोजगार लगाने के लिए एक युवा ध्यान दे? जैसे कि हम लोग हमारे बिहार में तो ऐसे भी उद्योग धंधे काफ़ी कम हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हम अपने बेगूसराय में ही देखते हैं कि फैक्ट्री के नाम पे एक इंडियन ऑयल है, बरौनी सुधा करके एक फैक्ट्री है, डेयरी है, ठीक है। और वैसा कोई उद्योग धंधा हमारे यहाँ है नहीं, लेकिन अगर यहाँ पर भी कल कारखाने आ जाए तो यहाँ के जो बेरोज़गार हैं, जो बाहर दिल्ली मुंबई कलकत्ता रोज़गार की तलाश में जाते हैं, वो उनको यहाँ गांव में ही क्या होगा कि नौकरी मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ पर कपड़े की मतलब मिल खुल सकती है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की मतलब कोई सुविधा मतलब फैक्ट्री लगाई जा सकती है,
ऐसे तमाम जैसे छोटे छोटे उद्योग धंधे भी, कुटीर उद्योग भी लगाए जा सकते हैं। तो इन तमाम प्रकार के उद्योग धंधों को यहाँ पे स्थापित करने से यहाँ पे रोजगार का भी सृजन हो सकता है। सर, जब एक लड़का नया रोजगार शुरू करता है तो किन किन छोटी छोटी बातों को उस पर ध्यान देना होगा? सबसे पहले अगर कोई लड़का अगर कोई रोजगार स्टार्ट करना चाहता है तो सबसे पहले उस रोजगार के बारे में उसे जानकारी होना चाहिए। अब जैसे अगर मैं एक लड़का है जो मेडिकल का स्टोर खोल लिया, लेकिन उसे मेडिकल की जानकारी, दवाई का जानकारी नहीं है, तो वो उस मेडिकल शॉप को कैसे चला सकता है? तो इसीलिए सबसे पहले जो वो बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है उसके बारे में उसे जानकारी होनी चाहिए। साथ ही साथ उस बिजनेस का मार्केट में डिमांड है या कस्टमर उस चीज़ को मांग रहा है या नहीं मांग रहा है, क्योंकि मार्केट तभी रन कर सकता है जब मार्केट में उस प्रोडक्ट का डिमांड हो। तो सबसे पहले हमें ये चीज़ भी देखना होगा कि मार्केट में उस चीज़ का डिमांड है या नहीं। इस चीज़ को देखते हुए फिर हमें अपना कैपिटल भी देखना होगा कि हमारे पास पूंजी है या नहीं। अब मान लेते हैं कि हमारे पास पूंजी कम है और हमने एक बहुत बड़ी फैक्ट्री की प्लानिंग कर ली है, तो वो फिर ख्वाबों में ही रह जाएगा, धरातल पे आ नहीं सकता है। तो इसीलिए हमें सारा चीज़ को ध्यान में रखते हुए फिर एक छोटा सा या कोई मतलब सारा चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बिजनेस को स्टार्ट करना चाहिए। सर, वर्तमान समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक बड़ा कार्यक्रम शुरू हो रहा है कि आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत में कॉमर्स के लिए कितना बड़ा क्षेत्र पैदा होने वाला है वर्तमान समय में? देखिए, आत्मनिर्भर कहने का मतलब क्या है कि आत्मनिर्भर यानी स्वयं से रोजगार पैदा करना। ठीक है, अगर हम किसी गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं, जैसे कि हमारे समाज में से यूपी बिहार हो गया या हमारा गांव परिवेश में है, इन लोगों की एक मानसिकता हो गई है कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं तो आपका लाइफ सिक्योर हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर हम किसी गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं तो सिर्फ हमारा परिवार या हम ही सिक्योर होते हैं। लेकिन अगर हम कोई उद्योग धंधा लगाते हैं या कोई बिजनेस करते हैं तो हमारे उस बिजनेस के माध्यम से लाखों करोड़ों व्यक्ति हमसे जुड़ते हैं और उनका घर भी क्या होता है, भरण पोषण होता है और उन्हें भी उद्योग धंधा मिलता है। तो इस तरीके से क्या होना चाहिए कि लोगों के अंदर ये भी होनी चाहिए कि हमें रोजगार करना है, बिजनेस करना है। अगर आज के डेट में मुकेश अंबानी जी के पिताजी भी अगर सोचे होते कि हमें एक नौकरी ही करना है तो आज रिलायंस ग्रुप ऑफ कंपनी की स्थापना नहीं हुई होती। ठीक है, तो आज उसके अंदर लाखों करोड़ों व्यक्ति क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से एक बिजनेसमैन लाखों करोड़ों व्यक्तियों को रोजगार दे सकता है। मोदी जी का कहना है कि आत्मनिर्भर भारत, यानी आत्मनिर्भर भारत कहने का तात्पर्य यह है कि हमारी युवा वर्ग के लोग जो हैं अभी गवर्नमेंट जॉब की जैसे प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन गवर्नमेंट जॉब में अगर आप देखते होंगे कि फॉर्म अगर फिल किया जाता है तो 4 साल 5 साल 6 साल तक लोग अपना समय और पैसा दोनों इन्वेस्ट करते हैं। अगर हम किसी व्यवसाय को अगर स्टार्ट करते हैं तो 4 से 5 साल के दरमियान में वो बिजनेस कहाँ से कहाँ तक पहुँच सकता है वो डिपेंड हम पे करता है। तो इसीलिए उनका कहना है आत्मनिर्भर। अगर हम जैसे कि अभी मन की बात में ही खिलौने बनाने की बात कही गई, छोटे मोटे उद्योग धंधों की बात की गई, तो कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए मोदी जी का कहना है कि आप गवर्नमेंट जॉब की आश्रित पे या उस पर निर्भर ना रहिए। अपने जीवन को संवारने के लिए आप अपने आसपास उद्योग धंधे को तलाशिए और अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। उनका यही कहना है। तो ये सभी आपको एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब कॉमर्स में ही बताया जाता है कि आपको किस तरीके से व्यवसाय को चुनना है, किस तरीके से व्यवसाय को करना है, किस एटमॉस्फेयर में किस तरीके से व्यवसाय को डेवलप करना है। ये सारी तमाम प्रकार की चीज़ें आपको एंटरप्रेन्योरशिप पर बीएसटी इन और साथ ही साथ अकाउंट में लेखे जोखे के माध्यम से ये बताया जाता है कि आप किस तरीके से उसको मैनेज कर सकते हैं। तो ये सारी शिक्षा जो है कॉमर्स में ही दी जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, हम डायरेक्टर सर से जानेंगे कि कॉमर्स अड्डा में ऐसी क्या खास बात है कि बच्चे आपसे जुड़े? बिल्कुल, कॉमर्स अड्डा की जो पूरी टीम है, हमारी जो फैकल्टीज़ है वो यूथ है और एक्सपीरियंस्ड है और हम कुछ नए अनुभव के साथ आपके बीच आए हैं। और हमारी जो पढ़ाने की शैली है, समझाने की शैली है, बच्चों के साथ क्लास में एक फ्रेंडली नेचर का जो बिहेवियर हम लोग करते हैं, जिससे बच्चे हमसे अधिक जुड़ पाते हैं और अपनी समस्याओं को साझा कर पाते हैं। और इसका पॉजिटिव रिजल्ट भी हमें देखने को मिलता है, क्योंकि कॉमर्स जब बच्चे क्लास 10th के बाद आते हैं, कॉमर्स क्लासेस ज्वाइन करते हैं, तो उनके लिए पूरी नई माहौल होती है, एक नया सब्जेक्ट होता है। इससे पहले उन्होंने कभी व्यावसायिक शिक्षा ली नहीं है। तो यदि उनके साथ आप हार्डली फेस आते हैं, आप
रूडली फेस आते हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चे धीरे धीरे इस विषय से रुचि लेना बंद कर देते हैं। तो एज ए डायरेक्टर मैं सभी फैकल्टीज़ को भी ये सजेस्ट करते रहता हूँ कि आपको क्लास में बच्चों के साथ फ्रेंडली रहना है, उनके समस्याओं को सुनना है। यदि उनकी कुछ विशेष समस्याएं हैं, सब्जेक्ट को नहीं समझ पा रहे, तो आप एक्स्ट्रा समय दे करके भी आप उनके साथ बातें कीजिए, उनकी समस्याओं का समाधान कीजिए। और मैं यही पॉलिसी लेकर के चल रहा हूँ, इसका पॉजिटिव रिजल्ट भी आ रहा, बहुत सारे बच्चे हमसे जुड़ रहे हैं। और मैं आपके केवी स्टूडियो के माध्यम से भी मैं जो भी मुझे कॉमर्शियल स्टूडेंट्स देख रहे हैं जो कॉमर्स में रुचि रखते हैं, वो जब हमारे पास आएंगे, यदि वो गरीब हैं, यदि कोई गरीब छात्र है वो हमारे पास आता है, तो मैं उसे निःशुल्क शिक्षा भी दूंगा। मैंने पहले भी बताया कि हमारा ये जो इंस्टीट्यूट है ये पूरी तरीके से सामाजिक तौर पर काम कर रहा है। व्यवसाय हम लोग पढ़ाते हैं, लेकिन व्यावसायिक नीति हमारे खून में नहीं है। सन्नी सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप बच्चों को किस तरह से ट्रीट करते हैं एज ए टीचर इन क्लासरूम? मैं बच्चों को एज ए फ्रेंड ट्रीट करता हूँ, क्योंकि आप अगर फ्रेंडली नेचर टाइप ऑफ बिहेव रखते हो स्टूडेंट के साथ, तो वहाँ पे क्या होता है कि एक आपका एक क्लोज रिलेशन क्रिएट होता है। तो आप अगर कोई चीज़ समझा रहे हो तो एज ए फ्रेंड आप अगर समझाते हो और एज ए टीचर समझाते हो, तो दोनों में बहुत ही डिफरेंस हो जाता है। क्योंकि एज ए फ्रेंड आप समझाओगे तो वो ज़्यादा कैच आउट किया जाता है, कैच करते हैं स्टूडेंट्स। लेकिन एज ए टीचर आप समझा रहे हो तो वो आपसे डर के रहेंगे, डरे हुए रहेंगे, और उनके मन में अगर कोई क्वेश्चंस भी आते हैं तो वो नहीं पूछ सकते हैं आपसे। वो ये सोचते रह जाएंगे कि हम पूछेंगे तो इसका रिप्लाई क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर सर बोलेंगे आज बताते हैं, कल बताते हैं। लेकिन एज ए फ्रेंड अगर आप ट्रीट कर रहे हो तो वहाँ पर वो क्या है, इंस्टेंट रिएक्शन मिलता है किसी चीज़ के साथ। वो इंस्टेंट क्वेश्चन अराइज करेंगे और आप आंसर दोगे वहाँ पे। तो एज ए फ्रेंड ही ट्रीट करना चाहिए। राजेश सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप अकाउंट्स पढ़ाते हैं और सबसे ज़्यादा परेशानी बच्चों के अकाउंट्स के सवाल में ही होता है। तो आपसे जब कोई कमज़ोर बच्चा मिलने आता है तो आप किस तरह से उससे बातें करते हैं, बताते हैं? हमसे जो कमज़ोर बच्चा मिलने आता है, मैं उसको कोशिश करता हूँ कि हद तक समझ में आ जाए। ऐसे में हर एक बच्चों के साथ ये कोशिश करता हूँ कि मैं जो मेहनत कर रहा हूँ उनके पीछे, और वो भी मेहनत करें, दोनों मिलके जैसे एक मतलब अच्छा सा एक माहौल तैयार करें। और जो भी बच्चे जिनको समझ में नहीं आता है उनके लिए मैं जैसे एक्स्ट्रा समय भी देता हूँ। और मैं बच्चे को इतना तक ऑफर करता हूँ पर्सनली कि आपको अगर बहुत छोटी प्रॉब्लम होती है तो आप उसको क्या करो कि मतलब आप कॉल पे भी आप सॉल्व कर सकते हो, कॉल पे, व्हाट्सएप के माध्यम से या किसी भी माध्यम से जिससे संभव हो पाए, उसमें आप जैसो हमसे परेशानी बता सकते हैं और उसका समाधान आप लोग कर सकते हैं। सन्नी सर, कॉमर्स अड्डा में आप टीचर हैं, आप अपने मैनेजमेंट से कितने खुश हैं? यहाँ की जो मैनेजमेंट है अभी न्यूली स्टार्टअप हुई है, बट हम लोग प्रीवियस कोचिंग में भी थे, तो उसके वहाँ के बारे में तो मैं अभी कुछ नहीं कहना चाहूँगा। लेकिन यहाँ पे जो मैनेजमेंट है, हम लोग का टीम एज ए मेंबर नहीं एज ए फैमिली हम लोग वर्क कर रहे हैं। और हम लोग का जो मोटो है वो है इसको एक नई ऊंचाई पे लेके जाना कॉमर्स अड्डा को। और साथ ही साथ यहाँ की मैनेजमेंट बहुत ही अच्छी है, क्योंकि अगर मैनेजमेंट तभी अच्छी होती है जहाँ पे आप फैमिली मेम्बर की तरह वर्क करते हो। अगर आप एज ए स्टाफ अपने मेंबर्स को ट्रीट कर रहे हो तो वहाँ पे रिलेशनशिप इस्टेब्लिश नहीं होती है, वहाँ पे वो एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर का रिलेशन रह जाता है। तो आप ये सोचते रहोगे कि अरे हम तो बॉस हैं और ये मेरा नौकर है, तो यहाँ पे आपको ये हमेशा रहेगा कि ये मेरे से हमेशा नीचे ही रहे, कभी ऊपर ना उठ सके। लेकिन जहाँ पे आप फैमिली मेम्बर के ट्रीट कर रहे हो, तो एक फैमिली में क्या होता है कि फैमिली में जो भी पर्सन्स होते हैं तो एक दूसरे के लिए वो हमेशा चाहते हैं कि वो ऊंचाई पे जाए, ना कि नीचे रहे या मेरे बराबर रहें। ये सारा चीज़ होते रहता है। आपको कोई प्रॉब्लम राइज हो गई तो उस प्रॉब्लम का इंस्टेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, आपके पीछे से नहीं, आपके आगे आकर के हमेशा खड़े रहेंगे, प्रॉब्लम में आपका साथ देंगे। तो ये सारा चीज़ होना चाहिए मैनेजमेंट में। तो यहाँ पे वो सारा चीज़ हम लोगों के बीच में है, और मैं दुआ करता हूँ कि आगे भी हम लोग के साथ ऐसा ही रहे रिलेशन। सर, इसके लिए हम भी शुभकामनाएं देते हैं कि आप लोग एक परिवार की भांति ही कार्यरत करें और कॉमर्स का एक नया स्कोप बेगूसराय में दें, जिससे कि आगे आने वाले समय में जो भी युवा छात्र पढ़ रहे हैं उनको एक नया रोजगार मिले। बिल्कुल, हम लोग की कोशिश यही है कि हम लोग उन लोगों को भी रोजगार प्रोवाइड करें, और जो भी स्टूडेंट्स ये चाहते हैं कि जिनके पास आइडियाज़ हैं, इनोवेटिव आइडियाज़ हैं या फिर पढ़ाने का ट्रिक्स है, तो उनको भी हम लोग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे, ज़रूर करेंगे। जो चाहते हैं वो हम लोग के पास आ सकते हैं। राजेश जी, आप एज ए टीचर हैं कॉमर्स अड्डा में, तो हम जानना चाहेंगे कि डायरेक्टर सर के साथ आपका किस तरह से रिलेशन है? कि मेरा जो है डायरेक्टर सर के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छा जो रिलेशन होता है, वो मतलब
ज़्यादा अच्छा कहें कि मतलब फैमिली की तरह एकदम रिलेशन है। बिल्कुल भी डायरेक्टर जो नाम सुनते ही हम लोग को लगता है कि नहीं, एक डायरेक्टर थोड़ा सा एक मन में हेजिटेशन आ जाता है, कोई भी सवाल रखने से हम लोग घबराते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है इनके साथ। और हम बहुत ही मतलब पारिवारिक तौर पे इनके साथ हर एक परेशानी को शेयर करते हैं और इनके नेतृत्व में बहुत ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जैसा कि मैं इससे पहले किसी और संस्थान में मैं पढ़ा रहा था, तो वहाँ पे हुआ क्या कि डायरेक्टर सर जो होते हैं वो डायरेक्टर सर थे और मतलब उनका जो काम था वो क्या करते थे कि मतलब हम लोग को बहुत ज़्यादा मोटिवेट नहीं कर पाते थे। इस वजह से हम लोग जैसो उनसे बहुत ज़्यादा खुश भी नहीं थे, और जिसके कारण से हम लोग आज सौरभ सर के साथ एक नई टीम बना करके हम लोग काम कर रहे हैं। और मैं आशा रखता हूँ कि सौरभ सर के साथ बहुत ही हम लोग गर्व करेंगे। सर, वर्तमान समय में कोविड-19 का बड़ा महामारी चल रहा है पूरे विश्व में, तो हम जानना चाहेंगे कि इस कोविड-19 के बाद जब कॉमर्स अड्डा खुले उसमें क्या ऐसा नया स्वरूप होगा जिससे बच्चे आपके पास आएँ? सर, कॉमर्स अड्डा में हम मैनेजमेंट का काम करते हैं और मैनेजमेंट का भी पढ़ाई भी करवा होता है हम लोग के यहाँ। तो मैनेजमेंट को हम लोग अच्छी तरह से ध्यान देते हैं। जैसे कि कोई भी स्टूडेंट, न्यू स्टूडेंट हम लोग का क्लास में आप ज्वाइन करते हैं तो उसका केयर करना भी हम लोग का ही पॉलिसी होता है। जैसे कि एक स्टूडेंट केयर करना हम लोग का पॉलिसी होता है। कोई भी नया मतलब न्यू स्टूडेंट आया तो उसका केयर करना पॉलिसी होता है। कोविड-19 के बाद खुलने के बाद हम लोग बस जो गवर्नमेंट के थोड़ा पॉलिसी मतलब दिया गया है, निर्देश दिया गया है, उसको फॉलो करना है। जैसे कि मास्क का यूज़ करना, सैनिटाइजर का यूज़ करना और फिजिकल डिस्टेंसिंग का यूज़ करना, ये सब का ध्यान हम लोग अच्छे से रखेंगे। जी सर, बहुत अच्छी बात है। आपने कोविड-19 के बाद जो दिशा निर्देश सरकार का होगा उसका पालन करेंगे, हम भी ऐसा आशा करते हैं। और हम डायरेक्टर सर सौरभ सर से जानना चाहेंगे कि सर, आप इस पूरी फैमिली को चलाते हैं, कितनी कठिनाइयाँ होती है? बिल्कुल, परिवार का मुखिया हूँ और एक नई संस्था को चलाना और इनकी ज़रूरतों को पूरा करना, और आपको पता ही है कि हम बहुत ही मिनिमम फीस पे मैक्सिमम पॉलिसी को लाए हैं, मतलब बहुत ही कम फीस पे बच्चों को शिक्षा मुहैया करवाना। उसमें हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग फैकल्टीज़, उनके लिए क्लासरूम में एक फ्रेंडली माहौल तैयार करना, उनके लिए लाइटिंग्स की व्यवस्था करना, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह। तो इतने कम फीस में मुश्किल हो जाता है, लेकिन चूँकि हम सब यूथ हैं और हम सब एक दूसरे से मोटिवेट होते रहते हैं, और कहीं ना कहीं हम लोगों का फ्यूचर जो है आगे सिक्योर होगा जब हमारे बच्चे सिक्योर होंगे। और बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। आज हम लोग एक छोटे से परिवार के रूप में ही काम कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में हम कोशिश करेंगे कि कॉमर्स अड्डा का जो ये सोशल वर्किंग प्लेटफॉर्म है जिसमें हम कॉमर्शियल एजुकेशन को लेकर के आए हैं, ये बहुत आगे बढ़ेगा। और हमारी फैकल्टी सब इसमें हमारी हेल्प कर रही है। ये हमें एक परिवार की तरह ही ट्रीट करते हैं और हम भी इन्हें एक परिवार ही मानते हैं। इनके सारे सुख दुख में हम साथ रहते हैं, और यही एक बड़ी चीज़ है जो हम इनको दे सकते हैं और ये हमें दे सकते हैं। सर, इसके लिए हम भी शुभकामनाएं देते हैं कि आने वाले वक्त में कॉमर्स अड्डा बेगूसराय में एक नई ऊंचाई प्राप्त करे और बच्चों को रोजगार दिलवाने में एक बड़ी भूमिका अदा करे। सर, आप हमारे तक आए, इसके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार, जो भी दर्शक मुझे देख पा रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि केवी स्टूडियो का एक यूट्यूब चैनल है स्टार्स ऑफ बेगूसराय। आप उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि यह चैनल जो है हमारे बेगूसराय के लोगों के लिए है। और जब हम सब का प्यार मिलेगा तो निश्चित तौर पर केवी स्टूडियो बहुत ही ऊंचाइयों को छुएगा और हम सब की ये एक अलग पहचान होगा, हमारे बेगूसराय की अलग पहचान होगा। धन्यवाद। नमस्कार, केवी स्टूडियो का फेसबुक पर एक पेज है, कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय, इसे लाइक करें। नमस्कार, नीचे दी गई नंबर है डॉक्टर रोशन कुमार की नंबर है, इस पे केवी स्टूडियो के माध्यम से आप अपने विचार को व्यक्त कर सकते हैं। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। नमस्कार, मैं अभी केवी स्टूडियो में मौजूद हूँ और ये जो केवी स्टूडियो है इसका एक यूट्यूब चैनल है स्टार ऑफ बेगूसराय। आप सभी दर्शकों से विनम्र निवेदन है, इसको आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। और केवी स्टूडियो का ही एक फेसबुक पेज भी है डॉक्टर रोशन कुमार के नाम से, जिसमें एक कहता बेगूसराय और बढ़ता बेगूसराय एक मुहिम चलाया जा रहा है। आप इस पेज से जुड़ें और इस पेज को ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति तक शेयर करें और अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। धन्यवाद।